विमान स्थान की बात करेंगे और विमान स्थान में सबसे पहले अपन 8th चैप्टर देखेंगे। देखो, अगर आप थोड़ा सा अपनी बुक को उठा के देखोगे ना तो आपको चैप्टर 1 to 7 जो है उनका जो रेशियो है उतना ही अकेले चैप्टर 8 का है। मतलब आप अगर टोटल पेजेस भी देखते हो तो वो सेम मिलेंगे, 1 से 7 अलग है और 8वां चैप्टर अलग है। जिस प्रकार से उसी प्रकार से क्वेश्चंस का भी इनका रेशियो इसी प्रकार से है। अकेले 8वें चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने की हर बार संभावना बनी रहती है और आते भी हैं जनरली, कभी एक आ जाता है लेकिन दो तक की संभावना रहती है। चलिएगा, तो बात करते हैं रोग भीषक जीतिए विमानम। तो पूछा जाता भाई विमान स्थान जो है कौन से दर्शन से प्रभावित है, तो अपन न्याय दर्शन कहेंगे। ठीक है, चाहे विमान स्थान पूछे चाहे किस चैप्टर का, स्पेशली इस चैप्टर का नाम बोले तो अपन कहेंगे वो किससे प्रभावित है, न्याय दर्शन से प्रभावित है। इसके बाद में वैद्य बनने हेतु सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने को, शास्त्र की परीक्षा करनी चाहिए। ये पहला क्वेश्चन आता है कि वैद्य बनने के लिए क्या करना चाहिए, शास्त्र एवं आदित्य परीक्षित। मतलब सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, शास्त्र की परीक्षा करनी चाहिए। और शास्त्र की परीक्षा कैसे करते हैं कि शास्त्र कैसा होना चाहिए, उसके लिए कुछ चीजें जो अपने को याद करनी। सबसे पहले आता है त्रिविध शिष्य बुद्धि। मतलब जो शास्त्र होता है, एक प्रकार से अपन नोट्स की बात कर लेते हैं। भाई नोट्स कैसी होनी चाहिए, नोट्स ऐसी होनी चाहिए भाई हर व्यक्ति के समझ में आए। ठीक है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके भी समझ में आ जाए, जो कमजोर है उसके भी समझ में आए। ठीक है, तो कहने का मतलब तीनों प्रकार के, बहुत तेज होशियार है, जो मीडियम है, जो कमजोर है, तीनों प्रकार के शिष्यों को जो है वो समझ में आए। ठीक है, फिर अगला आता है पुनरुक्त अदोषम। मतलब पुनरुक्त दोषों से रहित हो जो की। ठीक है, मतलब उसमें एक चीज रिपीट नहीं हो, इस पन्ने में थी 10 पेज छोड़ के फिर से वही बात लिख दी, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं अपन पुनरुक्त दोष। ऐसा नहीं कि पुनरुक्त दोष होता नहीं है, चरक संहिता में भी कई बार अपन बातें करते हैं कि भाई ये कौन सा हो जाएगा, ये पुनरुक्त दोष हो जाएगा, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। और अपन क्या कह रहे हैं भाई, आर्स। आर्स मतलब ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए शास्त्र। ठीक है, अगला आता है अनऔपतित शब्दम कष्ट शब्द। मतलब ये जो ऐसे शब्द जो सही नहीं हो, ग्राम्य शब्द हो, जो लोकल शब्द होते हैं उनकी प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर कष्ट शब्द, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण जो बहुत कठिन हो, इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग उसमें नहीं हो। पुष्कल अभिधानम। मतलब जो शब्द लिखा है वो सम्यक अर्थ बताने वाला है उस जगह पे जहां पे लिखा है। और आशु प्रबोध, तुरंत अर्थ बताने वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। या फिर शास्त्र जो है कैसा होना चाहिए, आशु प्रबोधक होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो किसके लिए है, शास्त्र की परीक्षा के लिए। और भी है लेकिन ये अपने को विशेष रूप से याद होना चाहिए। लास्ट में एक चीज आती है कि शास्त्रम एव विद्धम अमलम एवं आदित्य स्तमो विदुहे प्रकाशयति सर्वम। कि शास्त्र की तुलना की गई है, किससे तुलना की गई है, शास्त्र इस प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से अपन कहेंगे कि आदित्य स्तमो, आदित्य मतलब सूर्य जो होता है, तम मतलब अंधकार को जो है वो क्या कर देता है, प्रकाशमान कर देता है, प्रकाशित कर देता है। तो जिस प्रकार से सूर्य जो है वो प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार से किसी शास्त्र पढ़ने वाले के अंदर वो क्या कर देता है, उसके मल के विकारों को दूर कर देता है, या फिर अपन कहें उसके जीवन में प्रकाश ला देता है। तो अगर आदित्य की बात आ रही है तो आप क्या समझोगे भाई, शास्त्र। यहाँ पे रिक्त स्थान देंगे आपको कि ये लाइन जो है वो किसके लिए कही गई, तो वो जो है वो शास्त्र के लिए कही गई। इसके बाद में जो है नेक्स्ट अपना आता है, ठीक है, इसके बाद में जो अगला जो आता है वो होता है आचार्य की परीक्षा की बात। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले आता है परिदृष्ट कर्मणाम। दूसरा आता है जीत हस्तम उपकरणवंतम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जीत हस्त। ये पहले भी आया था एक बार, अगर आपको ध्यान में आए तो। देखो तीन चीजें हैं यहाँ पे, लिख भी सकते हो, है ना। एक चीज अपन कहाँ बात कर रहे थे कि शास्त्र की बात कर रहे थे, कि शास्त्र जो होता है वो आदित्य वाली बात आए तो अपन कहेंगे शास्त्र के लिए लिखिए। ठीक है, और देखो आदित्य किसके लिए आएगा, शास्त्र के लिए। और जहां पे अगर क्षेत्र आ जाए तो नीचे देखो आचार्य में क्या लिखा है, सुक्षेत्रम आर्तवो मेघ इव सस्य गुणे सुशिष्यम आसु वेते गुणे। तो आचार्य कैसा होना चाहिए, आचार्य ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार से एक अच्छा भूमि हो, और एक अच्छे भूमि पे मेघ क्या करते हैं, बारिश कर देते हैं, और उससे क्या हो जाती है, जो धान होती है ना वो तुरंत खिल जाती है। तो अगर किसकी बात कर रहा है, क्षेत्र की बात कर रहा है, कि ऐसा अच्छा क्षेत्र जिसमें क्या हो, अपन ने धान उगाए हो, सस्य मतलब धान्य, धान्य को बोलते हैं सस्य, वो उगाए गए हो, और वो उगा के जो है वो उस पे पानी, जैसी वर्षा होगी तो उससे जो है वो आचार्य कैसा होना चाहिए, इस क्षेत्र की जैसी होना चाहिए। वो क्या कर देता, तुरंत ही सस्य जो है वो उगा देता है अच्छे से।
ठीक है। अब वो क्या होता है, वेद्य गुण लाने वाला होता है। ऐसा जो आचार्य होता है वो शिष्य के अंदर क्या होता है भाई, वेद्य गुण लाने वाला होता है, वेद्य के गुण लाने वाला होता है। ठीक है। तो ये क्षेत्र की अगर बात है वो आचार्य के लिए है, आदित्य की बात है वो शास्त्र के लिए है। आचार्य के लक्षण अगर पूछ ले तो टोटल लक्षण 18 आपको कर देने हैं ना, 18 17 जो भी, वहां पे काउंटिंग नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं कह रहा था भाई आचार्य की दो बातें की अपन ने आचार्य परीक्षा में। एक तो कहा भाई वो क्या होना चाहिए, प्रिदष्ट कर्मणा होना चाहिए। इसके पहले आप देखोगे ना वहां पे लिखेगा श्रुतम होना चाहिए, उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। ये सारी बातें भी लिखी हुई हैं। एक चीज आप ध्यान में रखना, यहाँ पे लिखा है जीत हस्त। ठीक है, तो तीन चीजें हैं। एक तो होता है जीत हस्त, ये आचार्य के लिए भी कहा है, ये वेद्य के लिए भी कहा है। ये आचार्य चरक ने इसको वेद्य के लिए कहा है। एक आता है पीयूष पाणी। पीयूष पाणी, पीयूष पाणी जो है वो वेद्य के लिए शब्द यूज में लिया है आचार्य लोलिम राज ने, आचार्य लोलिम राज। ठीक है, ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया था, इसलिए अपन लिख रहे हैं जिनका काल था 17वीं शताब्दी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख लेना। जीत हस्त यहाँ भी आया हुआ है। ठीक है, चलो आगे करते भाई। कुशल वैद्य किसी को बनना है तो उसके क्या उपाय है। जैसे आपको अच्छा डॉक्टर बनना भाई, तो अच्छा वैद्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन चीजें आप याद रखोगे। आप अध्ययन करोगे, अध्यापन करवाओगे, और तद्वित संभाषण बैठोगे। कैसे भाई, देखो सबसे पहले आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद में आप किसी को पढ़ा भी दो, कोई कमजोर बच्चा आपका दोस्त हो। और तीसरा आपको बोल रहा है कि भाई आप तद्वित संभाषा परिषद, तद्वित मतलब दो आपस में बैठोगे, दोनों जो है वो किसी विषय पे आप डिबेट करोगे, तो वो क्या हो गया, तद्वित। तद्वित संभाषा जिसको पढ़ने का। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले भाई, अध्ययन करने की बात आ गई, तो अध्ययन जो है वो कैसे करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है अध्ययन कब करना चाहिए, तो कह रहा है उपव्यूस काल में जो है वो अध्ययन करना चाहिए। भाई ये एक एक देखो शब्द है, हार्ड बहुत है, लेकिन याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। उपव्यूस काल में जो आपको क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, है ना। तो उपव्यूस काल का मतलब क्या है कि कुछ रात्रि शेष रहे उसमें उठ के, मतलब जैसे सुबह आप 5 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, तो इसी को अपन क्या कह सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त भी कह सकते हैं। अगर ऐसा आ जाता तो अपन कह देंगे भाई हाँ ब्रह्म मुहूर्त में जो है उठ के आपको पढ़ना चाहिए। अब आप उसके आगे पढ़ोगे, क्या इतना ही पढ़ना चाहिए कि भाई ठीक है ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि भाई नहीं, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, आगे भी आपको पढ़ना है। ठीक है, मतलब वहां लिखा है मध्याह्न में, शाम के समय, तो जब भी आपको समय मिल रहा है आपको पढ़ना है। ठीक है, ये तो एक बात होगी, लेकिन आपको याद रखना उपयुक्त काल। दूसरा है भाई, एक इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों पढ़ना है अपने को, तो कह रहा है स्वदोष परिहार अर्थम और परदोष प्रमाण अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसके लिए कही है, ये अध्ययन के लिए कही गई लाइन है ये, कि अपने खुद के दोषों को खत्म करने के लिए, या फिर अपने खुद के दोषों को पहचानने के लिए कि अपने कौन सी चीज गलत याद हो रखी है। और प्रदोष प्रमाणार्थम ना, दूसरे के दोषों को जानने हेतु, खुद को त्रुटियों की दूर करना है, और दूसरे के दोषों को जानने के लिए अपने को क्या करना है भाई, अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला देखो क्या आता है भाई, अध्यापन की बात आती है। अब पहले तो अध्ययन हो गया, अब दूसरी चीज क्या आ गई, अध्यापन आ गया। अब अध्यापन कब करवाना चाहिए, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है उदगयने, उत्तरायण में, इंपॉर्टेंट है भाई, उत्तरायण काल में। दूसरा शुक्ल पक्ष से, कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में। और प्रशस्त अहनी, प्रशस्त अहनी प्रशस्त मतलब अच्छा, और अहनी मतलब दिन, किसी अच्छे दिन से आपको शुरू करना चाहिए क्या, अध्यापन का प्रारंभ। ठीक है, अब देखो एक दो बातें अपन देख लेते हैं यहाँ पे। कह रहा भाई चरक और सुश्रुत ने शिष्य के वस्त्र कैसे बताए, कसाय बताए। अब ये भी देखना आगे, थोड़ा आगे लिखा हुआ है कि शिष्य के वस्त्र कैसे होने चाहिए, कसाय होने चाहिए। ठीक है, ये चरक नहीं बताए हैं, सूत्र स्थान के दूसरे चैप्टर में। वहीं दूसरी बात और आती है भाई, चरक और सुश्रुत ने दूध के वस्त्र भी शुक्ल बताए हैं। दूध के वस्त्र कैसे होने चाहिए, शुक्ल शुक्ल होने चाहिए। तीसरा, सुश्रुत ने चिकित्सक के वस्त्र बताए शुक्ल। ये किसने बताए, सुश्रुत ने बताए। तो ये थोड़ा सा अपन कंपेरेटिवली याद रख सकते हैं। आगे अपन चलते हैं भाई, वेदी की दिशा की बात करते हैं, है ना। जो वेदी रखते हैं, तो वेदी की दिशा कैसी होनी चाहिए भाई, प्राक पर्वणे उदक पर्वणे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किसकी दिशा की बात हो रही है, वेदी। दूसरा देखो, वेदी का प्रमाण, ये क्या है भाई, चतुष्क किसकु मात्रम, और चतुरस्रम स्तंडिलम। ठीक है, तो स्तंडिल का प्रमाण बता रखा है। देखो क्या कह रहा है कि चतुष्क किसकु मात्र और चतुस्र, है ना। तो इसका मतलब होता है 4x4। किसकु का मतलब होता है हस्त, है ना, तो 4 गुना 4। यही चीज आप देखोगे ना तो आपको कहाँ मिलेगा, जब आप जनताक स्वेदन पढ़ते हो ना, उसमें भी जो कुटागार का जो प्रमाण है वो यही है, चतुष किसकु मात्र। जनताक स्वेदन में
कूटागार का प्रमाण भी है ना, जाके देख लेना, वहां पे टिक लगा लेना एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये वेदी का प्रमाण भी है। फिर अगला आता है भाई अध्ययन करने हेतु दिशा कौन सी होनी चाहिए, पूर्व अभिमुख होना चाहिए, प्रांगमुख होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, तो वेदी की दिशा भी यही है, ठीक है। फिर वेदी का प्रमाण हो गया चतुष किसको मात्रम, ठीक है। और अध्ययन करने हेतु दिशा वो भी कौन सी है, प्रांग पूर्व अभिमुखी है। इसके बाद में अगला कह रहा है भाई आयुर्वेद अनंत है, ये लाइन आती है एक, है ना, जब अपन कॉलेज में भी जगह जगह जो पोस्टर्स लगे होते हैं अपने वहां पे भी ऐसा मिल जाता है अपने को। कह रहा है कि न च एव अस्ति सूत्रम आयुर्वेद से पारम, मतलब आयुर्वेद क्या है, अपार है, उसका कोई अंत नहीं है ना। तो ये लाइन लिखी हुई है, इसका रेफरेंस पूछ लेते हैं भाई ये कहाँ पे है, तो ये चरक विमान स्थान 8 में, ठीक है। इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट है कि कृत्सनो ही लोको, कृत्सन मतलब पूरा, संपूर्ण कह सकते हैं, ही लोको संपूर्ण जो लोक होता है, बुद्धिमता आचार्य, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके लिए आचार्य है, वो पूरे लोक से जो है कुछ ना कुछ जो है वो सीखता रहता है। तो कृत्सनो ही लोको बुद्धिमता आचार्य। और आगे क्या करे, शत्रुश्च अबुद्धिमताम, और जो अबुद्धि वाला है, जो बुद्धि नहीं है, वो क्या करेगा, वो पूरे लोग को शत्रु समझेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बात कहाँ लिखी है। तो ये लाइन बहुत अच्छी है कि भाई पूरा लोग जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आचार्य की तरह काम करता है। तो अपन कहते हैं भाई अपने को क्या करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, उससे अपन क्या करते हैं भाई, सीखते हैं। तो एक प्रकार से वो लोग की बात होगी, ठीक है। तो ये ऐसी लाइन है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखो तीन चीजें थी, अपन ने कहा भाई एक अच्छा वैद्य बनने के लिए, कुशल वैद्य बनने के लिए आपके पास में तीन चीजें होनी चाहिए, कौन सा, एक तो अध्ययन करो, फिर अध्यापन कराओ, और फिर आप संभाषा परिषद में भी बैठिए। अब बात करते हैं अपन संभाषा परिषद। अब यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपन कहते हैं भाई संभाषा परिषद कहाँ बताए गए हैं, कहाँ कहाँ है, तो वो अपन जानते हैं भाई संभाषा परिषद हुई कहाँ कहाँ है। तो अपन कहते हैं भाई टोटल 7 हुई है। और अपन जानते हैं भाई सूत्र स्थान में 1, 12, 25, 26। फिर अपन कहते हैं भाई सिद्धि स्थान में हुई है, सॉरी सिद्धि में हुई, बिल्कुल एक शारीर में हुई है, 3 जगह पे हुई है। विमान में संभाषा परिषद नहीं हुई, लेकिन संभाषा परिषद के बारे में यहाँ पे बताया गया कि होती क्या चीज है ये। ठीक है, वहां पे भी क्या कर रहे थे, संभाषा परिषद में अलग अलग आचार्य बैठ गए, फिर एक आचार्य बोल रहा है, दूसरे उसके मत का खंडन कर रहा है, तीसरा एक और बात बोल रहा है, चौथा उसके मत का खंडन, मतलब वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक डिबेट कर रहे हैं उसी चीज को है। अब उस डिबेट के बारे में बताया गया कि उसमें कौन कौन सी चीजों का अपने को ध्यान रखना है, क्या करना। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहे हैं, भीषक भीषजा सह संभाषित। पहली लाइन है कि जो भीषक है, जो वैद्य है, वो भीषजा मतलब वैद्य के साथ ही क्या करेगा, डिस्कशन करेगा। ऐसे नहीं कि किसी को भी आप घर पे जाके किसी को पकड़ लिया, ऐसे वाला नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक वैद्य के साथ डिस्कशन करोगे तभी आपके पास में जो है वो एक सही से जो आपको कंसेप्ट मिलेंगे। दूसरा कह रहा है भाई ज्ञान अभियोग संहर्ष करी। संभाषा परिषद क्या करने वाली होती है, ज्ञान को बढ़ाने वाली होती है। और उसमें क्या करते हैं भाई, वैद्य ही वैद्य से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। कह रहा पूर्व श्रुते च संदेहवत। मान लीजिएगा आपने कहीं से एक बात सुन ली, मेरे से आपने एक बात सुनी, आपके साथी है वो भी मेरे से कोई बात सुन लिया। अब आपने क्या किया, आप दोनों बैठ के डिस्कशन करने लगे, और आप दोनों ने डिस्कशन किया तो पता चला कि नहीं, आपने थोड़ा गलत सुन लिया था। तो वो आपका कंसेप्ट है, सही हो जाएगा। कह रहा है कि पूर्वम श्रुते च संदेहवत, आपने कुछ सुना और उसमें आपको थोड़ा संशय था कि वो सही था क्या, पुनः श्रवणात् श्रुतम असंशयम अपकर्षति। और अगर आप दोबारा सुन लेते हो, चाहे आप डिस्कशन कर रहे हो और उसमें आप अगर दोबारा सुनते हो, तो क्या हो जाएगा भाई, आपका जो संशय था वो अपकर्षण मतलब वो दूर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट की अपन बात करते हैं, संभाषा के दो भेद, एक होती है संधाय संभाषा और एक होती है विग्रह संभाषा। संधाय संभाषा तो जनरल अपन बहुत आराम से डिस्कस कर रहे हैं, कोई एक बात थी उस पर अपन ने कोई बात शुरू कर दी, है ना, बहुत सिंपल बातें उसमें होंगी, कोई ज्यादा ऐसे नहीं होगा। पहला चैप्टर उठा लिया, हाँ भाई ये ऐसे है, हाँ ठीक है ये ऐसे है, त्रिवर्ग इसको बोलते हैं, दूसरा भी हाँ भाई इसी को बोलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ऐसे, मतलब एक बहुत दो दोस्त बैठ के मिलके बात कर रहे हैं, वो होती है संधाय संभाषा। विग्रह संभाषा, उसमें होता है पक्ष और विपक्ष। एक आदमी कह रहा है 2 और 2 4, तो दूसरा कह रहा है 2 और 2 5। इस प्रकार की जो बात होती है वो होती है भाई विग्रह संभाषा। उसमें क्या होती है भाई, पक्ष और विपक्षी होंगे, बढ़िया। अब बात कर लेते हैं, तो संधाय संभाषा तो क्या हो गई भाई, अनुलोम संभाषा है कि ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति संपन्न। ये लाइन आती है, ये दे देंगे आपको किसके लिए, ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति संपन्न, बस ये लाइन दे देंगे किसके लिए। तो ये संधाय संभाषा के लिए एक लाइन आ गई, ठीक है। लेकिन अगर विग्रह की बात करेंगे, इसको बोलते हैं प्रतिलोम संभाषा, मतलब एक जना ओपोजिट बोलेगा, ठीक है, एक बात बोलेगा एक दूसरे।
बुरी ये भी नहीं होती, इसमें भी भाई बहुत अच्छी बात है, दोनों ही अच्छी है। विग्रह में भी डिस्कशन हो रहा है, लेकिन एक विपक्ष होगा। अब इसमें कहा गया भाई ठीक है, पक्ष और विपक्ष होना एक अच्छी बात है, लेकिन वो जो बोलने वाले होते हैं, इसमें जो डिबेट कर रहे हैं, विग्रह संभाषा में जो डिबेट डिबेट करने वाले लोग हैं, उनको बोलते हैं जल पक्ष। ठीक है। और ये जो होते हैं ना जल पक्ष, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, मतलब एक अच्छा भी हो सकता है, एक बुरा भी हो सकता है। तो कह रहा है कि भाई जलपक के कुछ गुण भी हो सकते हैं और कुछ दोष भी हो सकते हैं। तो जलपक के जो गुण होते हैं वो होते हैं 5, इसके गुण होते हैं वो होते हैं 5, और इसके दोष भी कितने होते हैं भाई? 5 ही होते हैं। ये गुण और दोष आपको पता होना चाहिए। गुण क्या हो जाएंगे देखो, पहले देख लो। गुणों में देखो क्या कह रहा है, श्रुतम, विज्ञानम, धारणम, प्रतिभानम और वचन शक्ति रीति। अब ये एक ही लाइन है पूरी, ये तो अपन ने समझने के लिए अलग अलग लिख लिया। तो पहले तो आपको ये समझना है कि भाई ये वाली लाइन अगर कोई दे दे कि श्रुतम, विज्ञानम, धारणम, प्रतिभानम, वचनम शक्ति रीति, तो बोलेंगे क्या है? तो ये जलपक के गुण है। और ये देख, ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन शक्ति संपन्न, ये क्या है? ये संधाय संभाषा के लिखा गया है। एक तो ये ध्यान रखो गया। दूसरा, अब आ जाओ इधर कि भाई जो जलपक के गुण है वो कैसे याद करेंगे अपन। कह रहा है कि जल के वचन की प्रत्येक को सुविधा है। ठीक है, जो जल होता है, जल तो सबको मिलना चाहिए, ऐसी वाली बात है। तो कह रहा है कि जल के वचन की, तो जल आ गया सबसे पहले, जल हो गया जलपक। वचन से याद करेंगे, वचन शक्ति रीति, वचन शक्ति होनी चाहिए। वचन शक्ति का मतलब है उसको अपनी बात कहने का पूरा अभ्यास होना चाहिए, मतलब बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी बात बोलने में। ठीक है, अच्छे से बोल दे। अगला कह रहा है भाई, प्रत्येक, प्रत्येक से याद करेंगे प्रतिभान, उसमें प्रतिभा होनी चाहिए अच्छी, है ना। कुछ लोग देखो कितनी खतरनाक डिबेट करते हैं, अच्छा लगता है उनको सुनने में, भले ऑपोजिट ही क्यों नहीं बोले, लेकिन अच्छा लगता है। अगला करे भाई सुविधा, आगे सुविधा, सुविधा से याद करेंगे श्रुत, विज्ञान और धारण। धारण मतलब उसको स्मरण होना चाहिए। अब डिबेट करते हैं, चीजें याद भी तो होनी चाहिए ना, तथ्य उसको कि भाई इसके विपक्ष में अपने को क्या बोलना है, तो तभी तो वो ठीक से बोल पाएगा। और विज्ञान से मतलब है कि भाई उसको, श्रुत का मतलब होता है शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और विज्ञान का यहाँ पे मतलब है कि शास्त्रों का अच्छे से पढ़ के कर्माभ्यास में भी वो कुशल होना चाहिए, है ना। अच्छा, कुशल शास्त्री होना चाहिए, एक प्रकार से अपन कहेंगे उसको, अच्छा नॉलेज हो। तो श्रुत, विज्ञान, धारण, प्रतिभान और वचन, ये सारा किसके गुण है? ये भी जलपक के गुण है। अब अगली 5 बातें आती हैं जलपक के दोष के बारे में। अब जलपक के दोष देखो कौन से होते हैं। कह रहा कि कोपनत्वम, अवैचारित्यम, भीरुत्वम, अधारणत्वम और अनअवहितत्वम। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सी, सबसे पहले कह रहा है कोपनत्वम और अवैचारित्वम। याद करेंगे अपन कि अन्ना कोवे का भार धारण नहीं कर पाता है। अन्ना से याद करेंगे अनअवहितत्वम, मतलब वो सचेत नहीं है, कुछ भी बोल रहा है वो, है ना, उसको एकदम कुछ सही बात उसके दिमाग में नहीं तो कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, और वो स्टेबल भी नहीं है, एक प्रकार से थोड़ा सा अधीर पुरुष कह देंगे। दूसरा अपन कहेंगे भाई कोवे, कोवे से याद करेंगे कोपनत्वम और अवैसारत। अवैसारत मतलब उसको नॉलेज नहीं है। ठीक है, कोपन मतलब क्रोधी है वो, उसको तुरंत क्रोध, कुछ लोग होते हैं ना उनको थोड़ी सी बात बोलते क्रोधित हो जाते हैं, तो ये कोपनत्वम हो गया। उसके अगर विचार का खंडन कर दिया तो भी वो क्रोधित हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया भाई? कोपनत्वम हो गया। अवैसारित्य मतलब उसको नॉलेज नहीं है शास्त्रों का। भीरुत्वम, डरपोक, थोड़ा कंसेप्चुअल बातें करने लग जाएंगे, थोड़ा डर जाएगा भाई, हाँ। और अधारणत्व, कुछ भी याद नहीं है उसको, भूल जाएगा, फिर कुछ का कुछ बोल रहा है। तो ये सारे क्या हो गए भाई? ये होते हैं जलपक के दोष होते हैं, है ना। तो ये आप याद रखोगे, एक दो बार आप लिख के देखोगे, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगली बात करते हैं भाई। अब अपन ने कहा भाई दो चीजें, विग्रह संभाषा में क्या होता है, एक पक्ष वाला होता है और एक विपक्ष वाला होता है। तो जो विपक्षी होता है वो भी कई प्रकार का हो सकता है। एक तो बहुत अच्छा विपक्षी हो सकता है, ठीक है, आपसे श्रेष्ठ है। एक उससे थोड़ा कमजोर, मतलब, और एक होता है सम, आपके जैसा, ऐसा कह सकते हैं। तो 3 प्रकार के विपक्षी होंगे, प्रवर, प्रत्यवर और सम। अब बात करते हैं अपन परिषद की बात करते हैं। संभाषा तो अपन समझ गए, साथ साथ बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं, संभाषा। अब परिषद की बात करते हैं। परिषद मतलब कहीं पे बैठ गए, तो परिषद बोलते भाई कितने प्रकार की परिषद होती है? तो अपन कहेंगे भाई 2 प्रकार की परिषद होगी। एक तो ऐसी परिषद जिसमें क्या हो, थोड़े ज्ञानवान लोग बैठ गए हो, तो उसको तो बोलते हैं ज्ञानवती। और एक ऐसा है जिसमें थोड़े मूर्ख लोग बैठे हो, उसको अपन कहेंगे मूढ़ परिषद। 2 प्रकार की परिषद। अब ठीक है भाई, डायरेक्ट आपसे पूछे कि परिषद के कितने भेद, तो आप कह दोगे 2। अब बोलेंगे कि कारण भेद से कितने, तो कारण भेद से ज्ञानवती जो है वो 3 प्रकार की होती है, और मूढ़ परिषद भी 3 प्रकार की होती है। तो कहने का मतलब ये है, देखो ये 2 प्रकार की जो परिषद है ना, वो ज्ञानवती फर्दर 3 प्रकार में डिवाइड होगी और मूढ़ 3।
तो अगर वहां पे ऑप्शन में 6 रहेगा ना, तो कारण भेद से कुल भेद अगर आपसे पूछे तो आप 6 बता दो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों तीन तीन सेम ही होंगे, और तीनों के नाम होंगे मित्र परिषद, उदासीन परिषद और प्रतिनिविष्ट परिषद। अब देखो इसमें क्या हो रहा है भाई, जो ज्ञानवती परिषद है ना, उसमें तो थोड़े समझदार लोग हैं। तो समझदार है तो मित्र है तो बहुत अच्छी बात है। पक्ष विपक्ष में है लेकिन वो क्या है, वो मित्र है। मित्र है तो आराम से बात करेंगे भाई, ठीक है हाँ तो ये ऐसे मतलब बहुत अच्छे। दूसरा कह रहा है उदासीन, वो ना तो मित्र है और ना ही शत्रु है, लेकिन डिबेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, ज्ञानवान लोग हैं। अब इधर आ गए प्रतिनिविष्ट। प्रतिनिविष्ट का मतलब है शत्रु, और शत्रु है तो भाई वो, लेकिन ये ज्ञानवान शत्रु है तो चलेगा, दोनों को नॉलेज अच्छा है ना, तो लेकिन ये प्रतिनिविष्ट परिषद भी चलेगी। ठीक है, अब ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो मूड परिषद में क्या होगा, दोनों को नॉलेज नहीं है लेकिन दोनों मित्र हैं, तो अपनी डिबेट कर सकते हैं बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। उदासीन में दोनों का आपसी कोई ना शत्रुता ना मित्रता, तो वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी परिषद में आपको डिस्कशन नहीं करना चाहिए, कौन से में आपको शामिल नहीं होना है, तो कौन सी वाले में नहीं होना, मूड परिषद, और मूड परिषद में भी कौन सी, जो प्रतिनिविष्ट परिषद है ना, इसमें अपने को सम्मिलित नहीं होना है। तो ये ध्यान रखना, ये लाइन लिखी है आपकी बुक में, तो वो देख लेंगे। तो मूड देखो क्या कह रहा है कि भाई मूड परिषद में और प्रतिनिविष्ट परिषद, स्पेशली इसका एक टाइप होगा प्रतिनिविष्ट, इसमें दोनों ही शत्रु रहेंगे, तो उनको नॉलेज भी नहीं और शत्रु भी है तो खतरनाक हो सकती है, तो वो नहीं करना। आगे कह रहे हैं कि ना कार्यम अस्ति क्रुद्धस्य ना वाच्यम अपि विद्यते, कि ऐसी, ये इसका ही रीजन बता रहा है कि इसमें क्यों नहीं बैठना, क्योंकि दोनों क्या हो गए, क्रोधी पुरुष हो गए एक प्रकार से, और मूड भी है। तो कह रहा है कि ना कार्यम अस्ति क्रोधस्य ना वाच्यम अपि विद्यते, कि क्रोधी व्यक्ति के लिए संसार में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो वो नहीं करेगा। मतलब कोई भी कार्य अकार्य नहीं है, सभी कार्य कर सकता है, वो मार भी सकता है, आपको थप्पड़ मार सकता है, वहां पे ज्यादा झगड़ा हो जाएगा तो ज्यादा भी कुछ कर देगा। या फिर वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल नहीं सकता, वो कोई भी गाली गलौज पे आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस पूछ लेंगे कि जो क्रोधी पुरुष है उसके दो लक्षणों की बात कहाँ कर रखी है, कि उसके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो नहीं करेगा, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता, तो ये अपने विमान स्थान 8वें में। इंपॉर्टेंट है भाई ये बात, थोड़ी सी आप ध्यान रखें। तो ये अपनी देखो कहां तक अपन ने बात की, अपन ने कहा कि भाई जो वेद्य होता है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको शास्त्र की परीक्षा करनी चाहिए, है ना, स्टार्टिंग से अपन ने। फिर अपन ने कहा भाई शास्त्र की परीक्षा कैसे करें, तो उसमें कहा भाई तीनों लोग, तीन प्रकार की बुद्धि के लिए वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा अपन ने कहा भाई पुनरुक्त दोष उसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपन ने कहा भाई जो आदित्य वाली बात है वो तो किसके लिए आएगी, शास्त्र के लिए। फिर अपन ने आचार्य की कुछ बातें की, और उसमें भी अपन ने कहा जीत हस्त होना चाहिए। इसके बाद में अपन ने और आगे एक दो बात कही कि भाई आचार्य वाली बात है उसमें क्षेत्र आएगा, मतलब ऐसा क्षेत्र जिसपे वर्षा होगी तो अच्छा धान्य उगेगा, है ना, तो वही आचार्य क्या करेगा, शिष्य को जल्दी ही वेद्य गुण संपन्न कर देगा। ठीक है, इसके बाद में अपन ने बातें की भाई कुशल वेद्य बनने के लिए तीन चीज, एक तो अध्ययन, एक अध्यापन और एक संभाषा परिषद। संभाषा परिषद में आए तो वहां पे भी अपन ने बातें की कि भाई संभाषा परिषद एक संधाय हो सकती है, एक विग्रह हो सकती है। और फिर अपन आगे चलते चलते जलपक के गुणों की बात की, जलपक के दोषों की बात की। फिर अपन ने परिषद की बात की कि परिषद एक तो ज्ञानवान लोगों की हो सकती है और एक मूढ़ लोगों की हो सकती है। और उसके फर्दर जो है वो तीन भेद अपन ने बताए कि भाई एक तो क्या हो सकती है कि मित्र वाली हो सकती है, मित्र परिषद बोल देंगे। एक उदासीन की हो सकती है, मतलब वो ज्यादा उनमें कोई संबंध नहीं है तो उदासीन हो जाएगी। और एक अपन ने कहा प्रतिनिविष्ट, जिसमें वो दोनों शत्रु रहेंगे। लेकिन जो मूड परिषद जिसमें प्रतिनिविष्ट वाली रहेगी, वो वाली परिषद में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। फिर अपन ने कहा भाई क्रोधित व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है, उसकी बातें अपन ने यहाँ पे की। अब देखो, अब आगे बात आती है वाद मार्ग के 44 पदों की बात करते हैं, 44 पद है इसमें। मतलब जब भी आप डिबेट करने उतर रहे हो तो इन 44 बातों का आपको ध्यान में रखना। ठीक है, इन चीजों को अपने को ध्यान में रखते हुए उस डिबेट में पार्टिसिपेट होना है। भाई कहीं भी अगर कुछ भी करते हैं तो कुछ तो अपने नियम होते हैं, तो उसी हिसाब से कुछ चीजें। सबसे पहले आता है, सबसे पहला, अब इसमें देखो कुछ बातें हैं, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ जी। ये कितने होते टोटल, होते 44। अब इसमें सबसे पहले देखो एक चीज अपन ध्यान में रख ले कि कौन कौन सी बातें अपन कर चुके हैं। जैसे अपन सड पदार्थों की बात कर सकते हैं, ये जो 44 टोटल है वाद मार्ग, इनमें 6 तो सड पदार्थ है जो अपन पढ़ चुके हैं, 5 अवयव है जो अभी बात करेंगे, मतलब कर चुके हैं इनकी ऑलरेडी, और प्रमाण जो अपन 3 प्रमाणों की बात यहाँ करते हैं। ठीक, इसके अलावा सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन वाद से, और अंतिम जो होता है वो होता है निग्रह स्थान। आज अपन कुछ इनमें से पढ़ते हैं, चलो। सबसे पहले कह रहा है भाई वाद मार्ग के कितने पद, तो 44 हो गए।
सबसे पहले आता है भाई वाद मर्यादा का लक्षण क्या है। अगर आप डिबेट में बैठ गए, उसका लक्षण क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो बहुत सिंपल सी लाइन आएगी भाई, ये क्या है, इदम वाच्यम इदम अवाच्यम, क्या आपको बोलना है, क्या आपको नहीं बोलना है, ये दो बातें आपको पता होना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये वाद मार्ग का लक्ष्य, वाद मर्यादा है कि आपको ये पता होना चाहिए वहां पे भी आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसके बाद देखो, अगली अपन बात करते हैं, सबसे पहले वाद की बात करते हैं। वाद क्या होता है, यत प्रेण सह शास्त्र पूर्वकम विग्रह कथयति, मतलब आप कोई बात शास्त्रोक्त बोलते हो। ठीक है, जैसे मतलब आप कुछ बात बोल दी आपने कि भाई जो रस है वो छह होते हैं, फिर आप इसका रेफरेंस दे देते हो, भाई मैंने उस संहिता में वहां से पढ़ा था, वहां मैंने देखा था भाई रस जो है वो छह होते हैं। अब हो सकता है आपने बात कही छह, दूसरा व्यक्ति है वो कहेगा नहीं आठ होते हैं, मैंने भी पढ़ा था कहीं, तो वो कोई दूसरी जगह का रेफरेंस दे देगा। लेकिन वो दे रहा है तो कैसे दे रहा है भाई, रेफरेंस के साथ बोल रहा है, जिद्द नहीं कर रहा है कि दो और दो पांच ही होते हैं, ऐसे वाला नहीं कर रहा। तो यत प्रेरण से शास्त्र पूर्वकम विग्रह कथयति, तो ये तो हो गई भाई समझने की बात हो गई। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे रिक्त स्थान दे देंगे सबसे पहले, और आगे लाइन लिख देंगे यत प्रेरण से शास्त्र पूर्वकम विग्रह कथयति। ये क्या होता है, तो ये वाद होता है, याद रखेंगे भाई इसको। ठीक है, ये क्या होगा, वाद की परिभाषा होगी। अब ये वाद जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है जल्प और एक होता है वितंडा। जितना इंपॉर्टेंट वाद नहीं है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना वितंडा है, क्योंकि वितंडा एक ऐसा शब्द है, वितंडा एक ऐसा शब्द है जो अपने को पता नहीं है एग्जैक्टली, मतलब इसका अर्थ अपन बता ही नहीं सकते। जल्पक तो अपन पढ़ते रहते हैं तो फिर भी अपन बता देंगे, लेकिन वितंडा जो होता है वो क्या होता है, विपक्षी को बोला जाता है। तो ये सॉरी विपक्षी नहीं, मतलब जो दोष निकाले एक प्रकार से, दूसरे के पक्ष में दोष निकाल देगा, नहीं ये तू ये गलत बोल रहा है, उसको बोलते हैं वितंडा। अब देखो क्या कह रहा है भाई, जल्प क्या होगा, पक्ष आश्रितो यो वचनम। जल्प क्या होता है, अपने पक्ष को युक्ति पूर्वक बताना, अपने पक्ष के लिए एक रेफरेंस देगा, भाई देखो मैंने वहां से पढ़ा, उसको तो बोलते हैं जल्प। तो अगर आपको ये लाइन लिख दे तो आप आगे क्या फिल कर दोगे, जल्प फिल कर दो। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि यहाँ पे रिक्त स्थान दे देंगे, कहेंगे नाम परपक्ष से दोष वचन मात्र में। वितंडा क्या करता है, इसमें जो इसने बात बताई ना, अपना कुछ नहीं बताएगा, वो उसमें गलती निकालेगा, भाई इसमें गड़बड़ है, तो दूसरे के पक्ष में केवल दोष निकाले, उसको बोलते हैं वितंडा, और ये पूछ लेते हैं। ठीक है, लिख देंगे ये, और ये कहते हैं भाई किसको बोलते हैं, तो वितंडा को बोलते हैं। अगला है प्रतिज्ञा। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये पंचव्य होते हैं जो अभी बात कर रहे हैं, है ना। अब बताएंगे आपको, करा कि सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रतिज्ञा। ये चरक सूत्र 11वें में पढ़ते हैं, विमर्श में पढ़ते हैं ना, ऐसे रेफरेंस नहीं है इसका, लेकिन 11वें में अपन पढ़ते हैं ये चीजें। तो सबसे पहले आता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा अपन बात करते हैं, प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम। तो जो वचन सिद्ध करना है उसको अपन प्रतिज्ञा बोलेंगे। जैसे कि वहां का उदाहरण बताऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ पुरुष नित्य है, आपकी बुक में लिखा हुआ पुरुष नित्य है। अब आपको ये क्या करना है, आपको ये सिद्ध करना है कि पुरुष जो है वो नित्य है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लेंगे, पुरुष नित्य है, ये उदाहरण के तौर पे पूछ रहे हैं, क्या है ये, प्रतिज्ञा है। ठीक है, अब देखो वहां पे लिखा हुआ था कि भाई जैसे यत्र यत्र धूम तत्र 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 अग्नि, इस प्रकार की लाइन थी कि भाई जहां धुआं है वहां अग्नि है। तो फिर कहते हैं कि भाई ये क्या हो गई, अब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा कि भाई नहीं मुझे तो नहीं पता ये बात, तो आप उसको बताओगे, तो आप उसको क्या बताओगे कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, ये बताओगे। तो ये क्या हो गई, ये आपकी प्रतिज्ञा हो गई कि इसको ये बात बतानी है। तो जो वचन सिद्ध करना है ना उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा। दूसरा आता है स्थापना। ठीक है, स्थापना, स्थापना में क्या कह रहा है, स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनयन निगमन स्थापना। देखो अब पंचव्य स्थापना नहीं है, स्थापना इज नॉट पंचव्य। पंचव्य तो ये प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनयन निगमन, ये सब प्रतिज्ञा ये पंचव्य होते हैं, स्थापना अलग चीज है। कह रहा है कि स्थापना नाम तस्व प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनयन निगमन, मतलब आप हेतु की सहायता से, दृष्टांत की सहायता से, उपनयन की सहायता से और निगमन की सहायता से आप क्या करते हो, किसी साध्य वचन की स्थापना करते हो, प्रतिज्ञा की स्थापना करते हो। तो प्रतिज्ञा की स्थापना किससे होती है, हेतु दृष्टांत उपनयन और निगमन। अब इनकी भी एक एक की अपन बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बता सकते हैं, हेतु बताएंगे सबसे पहले, है ना, क्या कारण क्या है ऐसा कह सकते हैं। फिर दृष्टांत एक उदाहरण बताएंगे अपन। ठीक है, कि जैसे मतलब कहा कि भाई पर्वतों के पीछे से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहां पे अग्नि है।
अब वो वहां से पर्वतों के पीछे इतनी दूर से कैसे जाएंगे, लेकिन उसको कोई दूसरा बताएंगे कि भाई आपको कैसे पता वहां धुआं है तो अग्नि है। फिर वो कहेगा जैसे कि महानस, महानस किचन को बोलते हैं कि आपने चूल्हे में देखा होगा ऊपर धुआं रहता है नीचे अग्नि रहती है, बोले हाँ, तो वहां से रिलेट करेगा कि ऐसे धुआं निकल रहा है और नीचे क्या है, अग्नि, तो वो दृष्टांत हो गया। ठीक है, तो उपनयन भी वही चीज होगी भाई, उदाहरण दे दिया आपको है ना, उसी को उपनयन। निगमन क्या होता है, उसको समझ में आ जाता है तो वो वापस बोलता है कि हाँ भाई अब मेरे जो समझ में आ गया है कि यत्र यत्र धूम तत्र 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 अग्नि, वो उसके वो चीज समझ में आ जाती है तो वो निगमन हो जाता है ना। ये 5 अवयव होते हैं। चलो, अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं वो जरूरी है। कह रहा है कि पहले क्या होती है भाई, पहले प्रतिज्ञा होती है और बाद में उसकी स्थापना होती है। भाई पहले आप एक वचन दोगे उसको सिद्ध करोगे, और फिर उस वचन, सॉरी वचन सिद्ध करना है, ऐसा वचन लोगे भाई ये बात समझानी है, तो उस वचन को सिद्ध करने के लिए जो कार्यक्रम किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, स्थापना बोलते हैं। तो वो तो बाद में होगी ना, पहले प्रतिज्ञा होगी बाद में स्थापना। अब ये बोल देंगे पहले स्थापना होगी बाद में प्रतिज्ञा होगी, और ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछ लेंगे, तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो, प्रतिज्ञा को पुनः कह देना ही निगमन है। तो निगमन मैंने कहा भाई क्या होता है कि आपने हेतु की मदद से, उदाहरण की मदद से, उपनयन की मदद से और इनकी मदद से उसको क्या किया, आपने ये प्रतिज्ञा वाला मामला समझा दिया। समझा दिया तो जो समझने वाला आदमी वो क्या बोलेगा कि हाँ सर मेरे समझ में आ गया कि भाई ये चीज ऐसी होती है। तो उसने क्या बोला, वही बात फिर से बोल दी, तो प्रतिज्ञा को दोबारा ही बोला, तो वो क्या हो गया, निगमन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो प्रतिस्थापना। प्रतिस्थापना क्या होती है, प्रतिज्ञा के विपरीत विपरीत प्रतिज्ञा स्थापित कर देना। मतलब ये थी, उसको आपने वो गलती सिद्ध कर दिया, मतलब आप आंसर 1 निकाल रहे थे 5 निकल गया, गलत हो गया, ऑपोजिट निकल गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापना। बस याद रख लो प्रतिस्थापना क्या होती है, प्रतिज्ञा की विपरीत प्रतिज्ञा स्थापित करना। हेतु, अब ये जो हेतु है ना, हेतु क्या चीज होता है यहाँ पे अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब हेतु क्या होता है कि हेतुर नाम उपलब्धि कारणम। ठीक है, किसी कारणों का पता करना है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, हेतु। अब हेतु अपन किससे पता कर सकते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष से पता कर सकते हैं। अपन ने देखा था कहीं पे, अपन ने सीधा दिख गया अपने को, देखो अग्नि लगी है और ऊपर धुआं निकल रहा है, तो धुआं है तो अग्नि है। आप अनुमान भी लगा सकते हो, जैसे कि अपन अनुमान से देखते हैं कि भाई हाँ, जैसे उदाहरण आते हैं इसमें अनुमान के लिए कि जैसे गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान लगाना। ठीक है, ये अनुमान हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से एति, एति मतलब जो आप पुरुष थे उन्होंने बता दी कोई बात। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई राजयक्ष में त्रिदोष होता है, तो आपने क्या किया, पुराने शास्त्रों में या फिर कहीं भी आप तो पुरुषों के द्वारा बताया दिया, बताया गया कि भाई हाँ ये त्रिदोष है, आपने देखा भाई हाँ ठीक, तो अपन उसको क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। अपन बोलते भाई ये त्रिदोष होता है, बता कैसे पता चला, तो तुरंत अपन चैप्टर खोल के दिखाएंगे, देखो ये रहा। ठीक है, उसी प्रकार से उपमान, उपमा देते हैं है ना, तो उससे भी अपन पता चलते किसी चीज की उपमा दे दी, दंडक, दंडक रोग जो है वो डंडे के समान हो जाता है, तो अपन कहेंगे भाई उपमा। तो कहते हैं भाई तत्व की उपलब्धि में हेतु कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का पता लगाना है, हेतु का पता लगाना है, तो वो कितने तरीके से लगा सकते हैं, 4 तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ ऑप्शन में युक्ति भी रहेगा। अब 2 बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो पहली तो ये आती है कि भाई आचार्य चरक से अपन पूछेंगे कि भाई आचार्य चरक ने कौन कौन से प्रमाण बताए, तो अपन कहेंगे भाई प्रत्यक्ष है, फिर अपन कहेंगे भाई अनुमान है, फिर अपन कहें भाई आप्तोपदेश बोलेंगे जिसको अपन, एति आप्तोपदेश एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद एक कहेंगे अपन युक्ति है। ये 4 है, और युक्ति के लिए अपन कहते हैं भाई ये युक्ति जो है वो चरक की देन है। युक्ति जो है वो चरक की देन है। सुश्रुत की देन क्या है, कौन सा प्रमाण है सुश्रुत की देन, ध्यान है किसी को, सुश्रुत की कौन से प्रमाण, सुश्रुत की देन, सुश्रुत के प्रमाण लिखते हैं अपन। देन का मतलब है भाई उन्होंने विशेष रूप से वो माना है। जैसे कि आचार्य, सॉरी मैं सुश्रुत का पूछना चाह रहा था, आचार्य सुश्रुत जो है वो ये सब बताते, शब्द बता देते, वो मतलब वही है उनका, लेकिन बाकी सब ठीक है, लेकिन एक वो बताते उपमान, वो युक्ति नहीं मानते, उपमान बताते। ठीक है, उपमान बताते, और उपमान जो है वो किसकी देना, आचार्य सुश्रुत की देना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछे कि आचार्य चरक ने उपमान प्रमाण माना है क्या, तो आप कह दोगे नहीं माना। यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इन्होंने प्रत्यक्ष बोला है, अनुमान बोला है, एति है बोला है, उपमेय बोला है। यहाँ पे उपमान बताया है लेकिन ये प्रमाण नहीं है। इन्होंने परमाणु की बात नहीं की है, यहाँ पे इन्होंने तत्व की उपलब्धि की बात की है कि आप तत्व, किसी तत्व की जानकारी आप लेना चाहो
उसके हेतु क्या क्या हो सकते हैं, तो उनके ये हो सकते हैं। आप किसी तत्व की जानकारी लेना चाहते हो, जैसे तत्व मतलब किसी डिजीज की आप जानकारी लेना चाहते हो, जैसे कि आप जानकारी लेना चाह रहे हो धनु स्तंभ की, धनु स्तंभ, तो धनुष के समान इसमें हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, धनु स्तंभ बोल दिया। ठीक है। दंडक रोग, दंडक रोग कैसा होता है, डंडे के समान हो जाता है। तो आपने उसकी उपमा से आप क्या समझे, उस डिजीज की बात समझ गए, तो उसलिए उसको उपमे का, ये प्रमाण नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होता है। यहाँ पे तो युक्ति नहीं बताया है, तो ये चीज है भाई, युक्ति से आप नहीं जान सकते। तो ये जो है इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद देखो आगे चलो, अब बात करते हैं अपन दृष्टांत की, दृष्टांत की बात करते हैं। भाई दृष्टांत क्या होता है, तो दृष्टांत देखो क्या है, मूर्ख विदुषा बुद्धि साम्यम। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो ठीक है अपन ने पढ़ लिया भाई, बहुत अच्छी बात है कि भाई एक मूर्ख है और एक विद्वान है, उन दोनों की बुद्धि जहां पे समान हो जाए उसी को बोलते हैं दृष्टांत। मतलब उन दोनों की बुद्धि में समान रूप से वो चीज घुस जाए, उसको कहा दृष्टांत। जैसे अपन ने कहा भाई, जिस प्रकार से किचन में अग्नि है उसके ऊपर धुआं है, ठीक है, तो वो जो है ऊपर धुआं जो है वो दिखा, तो वो समझ में आ गया भाई, हाँ जिस प्रकार से अग्नि के ऊपर धुआं रहता है, उसी प्रकार से जो है वो पर्वतों में पीछे धूम है, वहां अग्नि है। ठीक है, तो वो समझ में आ गया दोनों को। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक तो ये लाइन हो गई, और एक अपन ने कहा था कि भाई जो तीनों त्रिबुद्धि की बात की थी अपन ने, कि तीनों प्रकार की बुद्धि के समझ में आ जाए जो चीज, ये किसका लक्षण था, ये शास्त्र का लक्षण था। और मूर्ख विदुष सब बुद्धि सामने आ जाए, तो ये किसका है भाई, ये दृष्टांत का लक्षण है, ध्यान रखना ये दृष्टांत की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद देखो उपनयन की बात कर लेते हैं। तो अपन ने कहा भाई उदाहरण इति अपेक्षा इति उपनयन, उपनयन क्या होता है, उपनयन होता है जो उदाहरण की अपेक्षा करे उसी को क्या बोलते हैं, उपनयन बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो निगमन की बात करते हैं, प्रतिज्ञा पुनर्वचनम निगमनम, प्रतिज्ञा को जो है वो दोबारा बोला जाए उसी को क्या बोलते हैं, निगमन बोलते हैं। इसके बाद में अपन उत्तर की बात करते हैं, है ना, उत्तर क्या होता है, उत्तर क्या होता है, अब देखो इसमें साधर्म्यो उपदिष्ट हेतु वे धर्मे वचनम, वे धर्मे उपदेष्टो वा हेतु साधर्म्य वचनम। ठीक है, तो देखो भाई इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन हो गई, ये अपन कहेंगे भाई ये क्या है, ये उत्तर है। इसका समझे कैसे इसको, ठीक है, जैसे मान लीजिएगा अपन से कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं अपन, एक हो गया प्रश्न, एक होता है उत्तर, एक हो गया प्रश्न, एक होता है उत्तर। प्रश्न आपसे पूछ लिया, आप कैसे हो, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया, तो आप ये लाइन थोड़ी बोलोगे बदले में, आप कैसे हो तो नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे भाई मैं अच्छा हूँ। ठीक है, अच्छा हूँ, एक तो ये बात हो गई, मतलब आपने एक बात बोली और उसके बदले में उत्तर आया, तो वो क्या होगा, उससे विपरीत होगा, मतलब वो सेम लाइन नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर अपन बोले, एक बात बोली मैं अच्छा हूँ, ठीक है, ऐसे उल्टा बोला, या फिर अपन कुछ बोले भाई मैं अच्छा हूँ आप कैसे हो, सामने वाला भी क्या बोलेगा, अच्छा हूँ आप कैसे हो, कहने का मतलब अगला प्रश्न किया और उसके नीचे जो है वो उत्तर देगा, मतलब उससे ऑपोजिट बात बोलेगा। ठीक है, उससे ऑपोजिट बात बोलेगा, तो ये वही बात है कि साधर्म्य उपदिष्ट हेतु वेधर्म्य, आप अगर एक ए बात बोल रहे हो वो उल्टा बोलेगा, पी बोलेगा, और वेधर्म्य उपदिष्ट हुआ हेतु साधर्म्य, और वो आप कुछ बी बोलोगे तो वो ए बोलेगा, उल्टा बोलेगा। तो बस ये इसी हिसाब से आप थोड़ा सा याद रखो। इसकी हिंदी पढ़ोगे तो ऐसा ही है भाई, रोग के कारण ऐसा हो रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ के देखो, सेंस नहीं है, लेकिन ये बात याद रखने के लिए ध्यान रखो कि उत्तर जो होता है वो सेम नहीं होता, विपरीत होता है। तो साधर्म्य है तो यहाँ पे वेधर्म्य होगा, और वेधर्म्य है तो यहाँ पे साधर्म्य। इसके बाद देखो सिद्धांत की बात अपन कर लेते हैं। सिद्धांत में देखो कह रहा है कि परीक्षेर एक बहुविधम परीक्षे हेतु अभिश्चय साधित्व स्थायित्व, तो एक बार या बहुत बार परीक्षा करना, एक बार या बहुत बार परीक्षा करना, उससे जो है किसी हेतु की परीक्षा करना ऐसा कह सकते हैं, और उससे कोई अपन क्या करते हैं, किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, किसी निर्णय को साधित करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं भाई, उसी को अपन जो है वो सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लाइन पूछेंगे सबसे पहले कि भाई ये किस चीज की लिए कहा गया है, कि परीक्षा एक बहुविधम परीक्षा हेतु अभिष्य साधित्वा स्थापित निर्णय, तो ये किसके लिए कहा भाई, सिद्धांत के। सिद्धांत क्या है कि बहुत बार जो है परीक्षा करके और अपन क्या करें, किसी हेतु की परीक्षा करके अपन किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिद्धांत। और सिद्धांत जो है वो कितनी प्रकार के होते हैं भाई, चार प्रकार के होते हैं। अब देखो ये क्या है भाई, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभियुक्त। अब ये चारों चीजें अपन समझते हैं। देखो
ये उत्तर के लिए देखो, यहाँ पे देख सकते हो, आ गया है तो अपन पढ़ सकते हैं। देखो उत्तर के लिए क्या लिखा है, हेतु के समान धर्म के कहने पर विपरीत धर्म वाला और विपरीत उपदेश करने पर समान धर्म वाला कहना ही क्या होता है, उत्तर कहा जाता है। और जैसे किसी ने कहा रोग कारण के समान धर्म वाले ही होते हैं और शरीर में शीतलता लाने वाले रोगों का साधर्म में कारण बर्फ और शीतल वायु का स्पर्श, ऐसा करने पर दूसरा कहे कि हेतु के विधर्म में रोग होते हैं। मतलब एक ये बात बोला, दूसरा इसके विपरीत बोलेगा, इसी को बोलते हैं। तो बस आप उसी से ध्यान रख लेना, अपन क्वेश्चन करते हैं तो उत्तर जो है हमेशा विपरीत आएगा। चलो अब बात करते हैं अपन सिद्धांत। सिद्धांत कितने हो गए, 4 प्रकार के हो गए। तो पहला होगा परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्षित विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्षित विषयों की सिद्धि कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। एक थ्योरी दे दी है ना। अब ये 4 प्रकार की, एक तो सर्वतंत्र, मतलब सबने माना, एक ऐसी थ्योरी जो सब मान रहे हैं। एक ऐसा प्रतितंत्र जो किसी एक ने माना, एक अधिकरण और एक अभियुक्त। अब आपको क्वेश्चन क्या देंगे, ये पहली तो ये वाली लाइन दे देंगे और आपको उत्तर डालना है सिद्धांत। दूसरी आपको दे दी, कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो हो सकता है इसमें से भी कुछ पूछ ले, दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज है सर्वतंत्र सिद्धांत। क्या होता है, कह रहा कि तस्मिन तस्मिन सर्वस्व सर्वस्व अस्मिन तंत्रे तत तत प्रसिद्धम, कि वो सभी तंत्रों में प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए है, ये सर्वतंत्र हो गया। तो देखो यहीं पे सर्व आ गया तो यहाँ पे भी सर्व, तो ये तो नहीं पूछते, फिर भी अपन याद करेंगे। जैसे कि कह रहा है कि जैसे निदानानी, जैसे भाई किसी रोग के किसी कारण से हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, निदान बोलेंगे। निदान के कारण कुछ हो रहा है, क्या होता है, व्याधि होती है, तो व्याधि को व्याधि बोलते हैं सभी, निदान को निदान ही बोलते हैं। ठीक है, इन सबको बोलते हैं। और इन सब का क्या होता है भाई, व्याधि संति सिद्धि उपाय, उनकी चिकित्सा क्या है भाई, एक प्रकार से अपन उपाय है। दूसरा अपन कहते हैं भाई प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत के लिए क्या कह रहा है कि तस्मिन तस्मिन एक 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 अस्मिन, मतलब एक तंत्र में जो हो, मतलब किसी एक तंत्र ने एक बात मानी हो, वही होगा। तो एक से याद करना, प्रति से याद करना, प्रतीक है ना, प्रत्येक याद करना, प्रति से याद करना प्रत्येक। तो प्रत्येक से क्या भाई, प्रति तंत्र वाले में एक होगा, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो जो एक मानता है। जैसे कि कह रहा है कि अन्यत्र अष्टो रसा षडत्र, कह रहा है कि रस तो 6 है, लेकिन अन्य जगह पर क्या लिखा है, 8 भी लिखा। देखो नीचे लिखा भी है, देखो कि धामार्गव तंत्र में मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय क्षार अव्यक्त, है ना, ये सब पढ़े थे अपन 26वें चैप्टर में। तो ये क्या है भाई, 8 बता दिए इन्होंने। ठीक है, चरक संहिता में कितने, 6 बता रखे हैं। तो ये क्या हो गया भाई, इस तंत्र में 6 है, उस तंत्र में 8 है। और क्या करे, पंच इंद्रियाणी षड इंद्रियाणी, कहीं पे 5 कहीं पे 6 बता दिए मन को मिला के। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में देखो अगला क्या है भाई, अधिकरण सिद्धांत है। अधिकरण से देखो याद कैसे रखोगे, अधिकरण से, अधिकरण से याद रखना कि किसी एक का अधिकार हो जाना। पहले तो आप लाइन पढ़ लो, पहले तो इसका मतलब समझ लो भाई, किसी एक का अधिकार हो, तो ये हो गया। अब इसमें होता क्या है, कह रहा है कि स यस्मिन यस्मिन अधिकरणे प्रस्तुत माने सिद्धांत अन्यानि अन्य अपि अधिकरणानि भवन्ति, कि अन्य में अन्य का अधिकरण हो जाए, उसी को बोलते हैं अधिकरण सिद्धांत। अब देखो इसको समझोगे कैसे, नीचे आ जाओ। इसमें बस यही पूछते हैं कि न मुक्त है कर्म अनुबंधिकम पुरुते निष्प्रहत्वात्, आपको याद रखना। और इसमें क्या टिक करोगे, अधिकरण टिक करोगे। तो ये तो लाइन होगा, देखो इसका लाइन का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समझ सकते हैं कि अधिकरण का क्या मतलब है। अन्य में अन्य का अधिकार होना, जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, हिंदी पढ़ते हैं। वो जो संस्कृत की लाइन है उसका मतलब ये है कि भाई मुक्त पुरुष शुभ अशुभ फल देने वाले कार्यों को नहीं करते, क्योंकि वह निष्काम होते हैं। ठीक है, उन्हें किसी लौकिक या पारलौकिक फलों की आकांक्षा नहीं रहती है, अतः ये निष्प्रय होते हैं। इस प्रस्ताव से ये सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मोक्ष होता है, पुरुष है, मरने के बाद पुनः जन्म होता है। मतलब कहने का मतलब शुरू कहां से किया था कि मुक्त पुरुष जो है शुभ अशुभ फल देने वाले कार्यों को नहीं करते, जो सांसारिक से मुक्त है, ऐसा कह सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो उनको ना तो शुभ से मतलब है ना अशुभ से मतलब है। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहा है। लेकिन शुरुआत कहां से की थी, पुरुष से बातें शुरू की, और वो खत्म कहां कर रहा है, आते आते मोक्ष की बात कर रहे हैं, है ना, और कर्मों की बात करने लग गया। तो धीरे धीरे आते आते क्या हो गया भाई, आपको भी अच्छे काम करने चाहिए, मोक्ष मिलेगा, मतलब बात टॉपिक एकदम चेंज हो गया। तो एक किसी एक विषय पे दूसरे विषय का क्या हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है, तो हिंदी में अगर मोक्ष वगैरह की बात आए तो अपन समझ जाएंगे। तो बात शुरू की थी पुरुष से और खत्म हो रही है कर्मों से, मोक्ष से, तो अपन कहेंगे भाई ये कौन सा सिद्धांत है, ये अधिकरण सिद्धांत है। देखो फिर से, स यस्मिन अधिकरणे प्रस्तुये माने सिद्धांत अन्य अन्यानि अपि अधिकरणानि भवन्ति। ठीक है, तो ये बात हो। इसके बाद में देखो अगला अपन कहेंगे अभि उपगम्य सिद्धांत। अभि उपगम्य में देखो क्या कह रहा है कि स यम अर्थम असिद्धम परीक्षित
उपदिष्ट हेतुकम व वाद काले अभि उपगम गच्छन्ति भी है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इधर आते हैं अभिउपगम्य सिद्धांत में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, देखो थोड़े समझ भी सकते हैं। कह रहे हैं कि जिस असिद्ध अपरीक्षित अनुपदिष्ट और अहेतुक वात को वेद्यवाद के समय मान लेते हैं, छोड़ दीजिएगा इसको, है ना, ये बस लाइन आप थोड़ी पढ़िएगा। मतलब क्या है, जैसे द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, गुण को प्रधान मानकर कहेंगे, इस तरह चार प्रकार का। तो इसमें क्या किया, जैसे मान लीजिएगा कोई एक बात बता रहे थे, उन्होंने पहले द्रव्य को प्रधान मान के कोई एक बात बोलते हैं, अगली बार कुछ बताए ना, विपरीत व्यक्ति है तो वो कुछ गुण को प्रधान मान के कोई बात बता दी, ठीक है, तीसरा कोई दूसरी चीज को प्रधान माने। तो लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द्रव्य प्रधानम इति कृत्वा रक्षण, गुणा प्रधानम इति कृत्वा, मतलब किसी एक चीज को प्रधान मान के करे उसको बोलते हैं अभि उपगम्य सिद्धांत। ठीक है, तो ये चारों के चारों सिद्धांत है, इनके उदाहरण में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और इनकी डेफिनेशन में से भी आ सकते हैं। तो शुरू वाले सर्व वाला तो सर्व हो गया, फिर दूसरा अपन कहेंगे भाई एक वाला एक प्रतितंत्र हो गया। अब बात करते हैं दो की, तो अधिकरण वाले में देखो यहाँ पे अन्य अन्य याद करना कि अन्य में अन्य का अधिकार हो जाना, तो ये क्या हो गया, अधिकरण हो गया। बचा वो ये हो जाएगा असिद्धम अपरीक्षित अनुपदिष्ट अहेतु, है ना, इतने सारे एक जैसे आएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, अभियुक्त। तो ये अपने क्या हो गए भाई, एक एक करके थोड़े बहुत इनके उदाहरण भी देख लें। इसके बाद में देखो, इसके बाद में थोड़ा सा और देखते हैं अपन। हाँ जी, कह रहा है कि शब्द क्या होता है, शब्द होता है, शब्द क्या होता है, वर्ण समामनाय, कि वर्णों का समूह क्या होता है, शब्द होता है। कुछ कई कुछ वर्णों का समूह बना, उसको अपन ने क्या बोल दिया, शब्द बोल दिया। तो शब्द कितने प्रकार के हो गए, चार प्रकार के हो गए। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है भाई। ठीक है, चलो शब्द से अपन जो है ना कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज अपन इतना ही रखते हैं।